हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद संदीप सर। अपनी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है रिवाइज इन 40 मिनट्स। रिवाइज इन 40 मिनट्स में हमने जो स्टार्ट किया था वो क्या था, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसकी 2 क्लासें हो चुकी है। आज अपना जो है वो है पी ब्लॉक थर्ड। कौन सी है? थर्ड क्लास पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक थर्ड क्लास। पी ब्लॉक स्टार्ट करने से पहले आपको बता रहा हूँ, स्थिति खराब है, ध्यान रखिए। जहां तक हो सके घरों में रहिए, बार बार हाथ धोइए, हाथ को धोते रहिए, ठीक है ना। हाथ धोते रहिए। हाथ इसलिए धोइए क्योंकि बार बार हाथ नहीं धोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोगों को क्या है, जो हाथ नहीं धो रहे, हो सकता है जान से हाथ धोना पड़े, ठीक है ना। तो वहां हाथ ना धोना पड़े इसलिए बार बार हाथ धोते रहिए। हाँ जी, हम स्टार्ट कर रहे हैं पी ब्लॉक। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था वो था नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की रासायनिक अभिक्रिया लिखी, वो पढ़ने कर लिया था, ठीक है ना। 14 क्वेश्चन कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 15, तनु व सांद्र HNO3 की कॉपर व जिंक के साथ रासायनिक अभिक्रिया लिखी, ठीक है ना। तो आज का जो प्रश्न है वो क्या है, हमें कॉपर व जिंक के साथ, क्वेश्चन नंबर 15 आज कॉपर व जिंक के साथ एक तो तनु HNO3 की और एक सांद्र HNO3 की रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। 4 अभिक्रियाएं हैं। कॉपर के साथ तनु HNO3 क्या करता है, सांद्र क्या करता है। जिंक के साथ तनु HNO3 क्या करता है, सांद्र क्या करता है। ये चारों अभिक्रिया अपने को क्या करनी है, पढ़नी है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये वाला जो पार्ट है ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। ये अभिक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन 4 अभिक्रियाओं में से एक अभिक्रिया आपको पेपर में अक्सर मिलती है। और मैंने पहले भी कहा था कि पी ब्लॉक में जहां भी अभिक्रियाएं आ जाए, खास करके HNO3 की, एस्ट्रोसल्फर है नहीं इसलिए उसकी हट जाएगी, और क्लोरीन की, अमोनिया की, ये वाली रिएक्शंस हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, याद करना। ऐसी कोई अभिक्रिया जो ठंडे गर्म के साथ दे रखी हो, तनु सांद्र के साथ दे रखी हो, वो अभिक्रिया ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आज का जो टॉपिक है वो है कॉपर और जिंक के साथ किसी अभिक्रिया। हमें कॉपर और जिंक के साथ किसकी अभिक्रिया करवानी है, तनु HNO3 और सांद्र HNO3। तनु को डाइल्यूट बोलते हैं, सांद्र को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेट बोलते हैं। तनु HNO3 और सांद्र HNO3, ठीक है। तो देखो जी, एक बात सुनिए, HNO3, ये लो जी HNO3, ये तनु है या सांद्र है नहीं पता, लेकिन पहले इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी देखेंगे तब अभिक्रिया समझ में आएगी। अभिक्रिया रट्टा नहीं मारना, ठीक है ना। देखो सबसे पहले बात करते हैं तनु। तनु को डाइल्यूट बोलते हैं तो DILL, तनु HNO3। अब सुनो बेटा, HNO3 चाहे तनु हो चाहे सांद्र हो, हमेशा किसका काम करता है, ऑक्सीकारक का। ये ध्यान रखना, HNO3 किसका काम करता है, ऑक्सीकारक का। तो हम इसके अभिक्रिया करवा रहे हैं किसके साथ, पहले करवा रहे हैं कॉपर के साथ। अभिक्रिया को याद करने का तरीका देख लेना, हम कॉपर के साथ करवा रहे हैं। हमने कॉपर के साथ अभिक्रिया करवाई HNO3 की, कॉपर के साथ अभिक्रिया करवाई किसकी, HNO3 की। यहां भी किसका काम कर रहा है, ऑक्सीकारक का, और यहां भी किसका काम कर रहा है, ऑक्सीकारक का। ये तनु था, ये सांद्र है। एक बार हमने तनु लिया, इसको यहां ना लिखो तो यहां लिख दो, डाइल्यूट, और ये कैसा लिया हमने, सांद्र। तो हम कॉपर के साथ तनु HNO3 की अभिक्रिया करवा रहे हैं, हम कॉपर के साथ सांद्र HNO3 की अभिक्रिया करवा रहे हैं। दोनों अभिक्रियाओं में ये बात फिक्स है कि HNO3 है ना, वो ऑक्सीकारक का काम करेगा, और अगर वो ऑक्सीकारक का काम करेगा तो वो इस कॉपर का ऑक्सीकरण करेगा, और इसका ऑक्सीकरण होगा तो खुद का क्या होगा, अपचयन। खुद का क्या होगा, अपचयन। तो एक बात बताओ, HNO3 ऑक्सीकारक है और कॉपर का ऑक्सीकरण करे तो कॉपर ऑक्सीकरण द्वारा Cu+2 का निर्माण करता है कि नहीं करता। कॉपर क्या होता है, ऑक्सीकरण के द्वारा, हाँ जी, कॉपर ऑक्सीकरण के द्वारा Cu+2 बनाएगा कि नहीं बनाएगा। और यहां भी कॉपर ऑक्सीकरण के द्वारा क्या बनाएगा, Cu+2। दोनों ही जगह HNO3, ध्यान रखना, ये कॉपर के साथ नहीं, जिंक के साथ भी ये होता है। जिंक के साथ कराओ चाहे कॉपर के साथ कराओ, अगर आप HNO3 की अभिक्रिया करवाते हो तो HNO3 जो अभिक्रिया करके कॉपर को Cu+2 में और Zn को किस में चेंज कर देगा, Zn+2 में। तो अभिक्रिया के पश्चात ये जो है ना वो अपने कॉपर आयन में चेंज हो जाएगा।
अब एक बात बताओ, भी कॉपर के साथ HNO3 ने अभिक्रिया की, जितना कॉपर आयन में चेंज हो गया वो ठीक था, जितना HNO3 अभिक्रिया में काम में आ रहा है वो ठीक है। अब बचा हुआ जो HNO3 है वो अपने आयनों में टूटेगा नहीं टूटेगा? तो बताइए ये जो कॉपर आयन है इनके साथ कौन से आयन जुड़ जाएंगे? नाइट्रेट आयन। तो दोनों ही कॉपर आयन थे, Cu+2 थे, दोनों ही NO3- के साथ जुड़ेंगे और क्या बना लेंगे? कॉपर नाइट्रेट, CuNO3 की होल ट्वाइस, CuNO3 की होल ट्वाइस, दोनों ही कॉपर नाइट्रेट। इस कॉपर नाइट्रेट में Cu+2 है जिसका नाम होता है क्यूप्रिक नाइट्रेट। तो किसका निर्माण करते हैं? क्यूप्रिक नाइट्रेट। इसका नाम भी क्यूप्रिक नाइट्रेट है, इसका भी क्या नाम है? क्यूप्रिक नाइट्रेट। तो दोनों के द्वारा क्या बनाया जाता है? क्यूप्रिक नाइट्रेट का निर्माण किया जाता है। तो पहली बात तो क्लियर होगी कि चाहे HNO3 तनु ले चाहे सांद्र ले, एक तो क्यूप्रिक नाइट्रेट बनेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ऑक्सीकारक का काम करेंगे, इसका ऑक्सीकरण करेंगे। अब तनु और सांद्र में क्या फर्क होगा? तनु दुर्बल ऑक्सीकारक है और सांद्र क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक है। ये कम मात्रा में ऑक्सीकरण करेगा, कम मात्रा में करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि Cu+1 में करेगा या +2 में करेगा, ये कम मात्रा में करेगा। तो कुछ Cu+ आयनों का, कुछ Cu को कॉपर आयनों में चेंज करेगा। तुलनात्मक रूप से ये क्या करेगा? तुलनात्मक रूप से ज्यादा कॉपर आयनों को क्या करेगा? Cu+2 में चेंज करेगा। लेकिन प्रोडक्ट क्या बनेगा? CuNO3 और ट्वाइस दोनों में बन गया क्यूप्रिक नाइट्रेट। अब देखो जी, यहां कॉपर का ऑक्सीकरण हो चुका है, ये प्रोडक्ट बन गए। लेकिन NO3- जो लिखा है उसमें नाइट्रोजन का आपका अपचयन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये तो नाइट्रेट बचे हुए आयन थे जो अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहे। अब जो HNO3 का नाइट्रोजन अभिक्रिया में भाग ले लेता है उसका होता है अपचयन। ध्यान रखना, HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण है +5, यहां भी क्या है? +5। ये कॉपर का क्या होता है? 0। तो 0 से इसका तो ऑक्सीकरण हो गया, +2 बन गया। दोनों ही अभिक्रियाओं में कॉपर किस में आ गया? +2 में आ गया। तो अब इसका ऑक्सीकरण बढ़ा है तो नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण घटेगा कि नहीं घटेगा? और नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण हमें पता है घट के +5 से +4 आ सकता है, +3 आ सकता है, +2 आ सकता है, +1 आ सकता है, और कम क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, माइनस में चला जा सकता है। तो इनके खूब सारे संभव प्रोडक्ट है। तो देखिए जी, तुम देखो, कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ तो क्यूप्रिक नाइट्रेट बना, लेकिन नाइट्रोजन का अपचयन होगा तो क्या बनेगा वो देखिए। देखो जी, नाइट्रोजन एक होता है N2O4 जिसमें नाइट्रोजन +4 है, एक होता है NO जिसमें +2 है, एक होता है N2O जिसमें +1 है। ये लो जी। अब N2O4 की जगह तुम चाहो तो NO2 लिख लो, इसमें भी +4 ही होता है, एक ही बात है, ठीक है ना। तो देखो जी, नाइट्रोजन क्या होगा? इनमें से किसी एक प्रोडक्ट में चेंज होगा और हमें वो ही याद रखना है बस। कॉपर हो चाहे जिंक हो, उसका ऑक्सीकरण होकर नाइट्रेट बनेगा क्यूप्रिक नाइट्रेट या जिंक नाइट्रेट। अब नाइट्रोजन जो है उसका अपचयन होगा तो वो अपचयन होकर नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रिक बनाता है, या आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, वो इन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो देखिए जी, अगर अपन बात करें प्रबल की, तो प्रबल क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रूप से ऑक्सीकरण करता है, और दुर्बल क्या करता है? वीक रूप से ऑक्सीकरण करता है। तो ध्यान रखना, अगर हम इसकी बात करें दुर्बल HNO3 की, तो इसका उत्पाद होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। तुम्हें यही याद रखना है, NO। क्या होता है? NO। और यदि इसकी बात करें तो इसका होता है प्रबल। क्या होता है? प्रबल। एक तो क्या था? NO, और ये क्या है? प्रबल। तो ये है NO2। ध्यान रखना, अगर हम बात करें दुर्बल की, तो ये तो NO में चेंज होता है और ये NO2 में चेंज होता है। यानी एक बार तो नाइट्रोजन +5 से +2 में आ गया और एक बार +5 से +4 में आ गया, ठीक है ना। बस इतना सा दिमाग में रखोगे तो अब आगे की विक्रियाएं समझते हुए देर नहीं लगेगी। इतना ध्यान रखना, दुर्बल HNO3 का NO है और प्रबल HNO3 का NO2 है। प्रबल है तो ज्यादा ऑक्सीजन, ऐसे मान लेना, ठीक है ना। तो प्रबल का NO2 है और दुर्बल का क्या है? NO है। अब विक्रिया को कर लेते हैं संतुलित, और विक्रिया को संतुलित करना बहुत आसान है। देखिए, कॉपर 0 से +2 हुआ, कॉपर 0 से क्या हुआ? +2। तो 0 से +2 हुआ तो ऑक्सीकरण अंक में अंतर आया 2 का। कितने का आया? 2 का। और HNO3 +5 से +2, ऑक्सीकरण में अंतर आया 3 का। कितना आया? 3 का। बराबर करना है, 1 का 2 का, 1 का 3 का, बराबर करो। तो यहां 3 को इधर लगा दो और 2 को इधर लगा दो, 3 को इधर लगाओगे, 2 को इधर लगा दो। उस स्थिति में अगर बैलेंस करोगे तो 2 3 6, 3 2 6।
लेकिन हमारे पास NO3 माइनस बनाने के लिए भी नाइट्रोजन अलग से आ रहा है। तो मैं इस विक्रिया को ढंग से पूरा समझा रहा हूँ, ठीक है ना, पूरा दोबारा देख लेना, कंफ्यूज मत होना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ज्यादा समझाने की कोशिश करूं और तुम और ज्यादा गोल हो जाओ, ठीक है ना। तो देखो जी, सबसे पहले विक्रिया की बात करते हैं इसकी। मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम इन विक्रियाओं में देना चाहूंगा ताकि तुम्हें कंफ्यूजन नहीं हो। एक विक्रिया को पूरा डिटेल में समझेंगे, बाकी विक्रिया आप सीधी पढ़ लेना, ठीक है ना। तो देखो क्या हुआ, सबसे पहले अपन ने क्या लिया, कॉपर लिया, प्लस में विक्रिया करवाई HNO3। कैसा HNO3? डाइल्यूट। उत्पाद क्या बना, कॉपर का क्यूप्रिक नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस, और HNO3 का बन गया NO। क्या बन गया? NO। बस यहां से विक्रिया को बैलेंस करना है अपने को। कॉपर था 0 ऑक्सीकरण अवस्था में और HNO3 अब था +5, कॉपर हो गया +2 और ये हो गया +2। देखो डिफरेंस क्या आया, 0 से 2, 2 में क्या हो गई वृद्धि, +5 से +2, 3 में क्या हो गई कमी। वृद्धि हो रही है 2 की, कमी हो रही है 3 की, बराबर करना है तो जहां 2 है उसे गुणा कर दो 3 से, यानी इसे तो मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ऐसे याद रखो। बराबर करना है कमी वृद्धि को, तो इसको तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, कमी वृद्धि बराबर होगी कि नहीं होगी। तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया ना, तो यहाँ पे 3 लगा दो और यहाँ पे 3 लगा दो। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 लगा दो और यहाँ पे 2 लगा दो। देखो वास्तविक विक्रिया बैलेंस हो चुकी है, लेकिन अभी कुछ और बचा है ना, उसको बाद में देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कॉपर Cu+2 में चेंज हो गया, समझ में आ गया, और नाइट्रोजन NO में चेंज हो गया, यहां तक तो क्लियर हो गया ना। लेकिन अब देखो जी, ये जो कॉपर +2 बना उसके साथ नाइट्रेट जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है? नाइट्रेट जुड़ रहा है, और नाइट्रेट जुड़ रहा है इसका मतलब कुछ HNO3 और है जो काम में आ रहे हैं, अभी भी कुछ HNO3 और है जो काम में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको बैलेंस करना है। तो एक बात बताओ, 3 कॉपर 3 क्यूप्रिक नाइट्रेट बना रहे हैं, नहीं बना रहे? तो एक कॉपर के साथ 2 NO3 जुड़ रहे हैं, तो 3 कॉपर के साथ 6 NO3 जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? इसका मतलब 6 NO3 जो है ना उसको साथ में और ले लो। ध्यान रखना, अब विक्रिया में 6 HNO3 तो इसको बनाने में काम आएंगे, जो विक्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं टूटे हुए एन जुड़ जाएंगे बस, और 2 ही HNO3 है। HNO3 2 ही है जिनका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, बाकी HNO3 सिर्फ विक्रिया में भाग ले रहे, अपचयन कर नहीं रहे। तो टोटल भी ये जो आपके 6 HNO3 है, NO3 माइनस है, इनके लिए भी तो 6 HNO3 चाहिए, तो 6 और 2 क्या हो गए 8। तो अब देखना इस विक्रिया को, ये 8 कहां से आया है? 2 + 6 से। ये 2 कौन से हैं जो कहां हो रहे हैं, जिनका क्या हो रहा है, अपचयन, और 6 सिर्फ नाइट्रेट आयन देने का काम कर रहे हैं। HNO3 था, पहले भी NO3 माइनस था, बाद में भी NO3 माइनस है, तो 6 ने तो नाइट्रेट आयन दिए और 2 का क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो अब विक्रिया को बैलेंस करके देखो, 3 कॉपर थे, 3 कॉपर पड़े हैं, ठीक है ना। नाइट्रोजन 8 थे, 6 यहाँ पे 2 यहाँ, बैलेंस हो गया। फालतू क्या बच गया, हाइड्रोजन। 8 HNO3 में हाइड्रोजन कितने हैं? 8 है, 8 हाइड्रोजन है, तो 4 जल निकाल दो, 4 कितने निकाल दो, जल। ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस करके देख लो। 8 तिया 24 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 और 2 20, 20 और 4 24, विक्रिया बैलेंस है। ये रोजी मोस्ट इंपॉर्टेंट विक्रिया याद कर लेना, ठीक है ना। तुम्हें ऐसे समझ में आती है तैसे याद कर लेना, ऐसे समझ में नहीं आती तो सिर्फ अभिक्रिया को रट्टा मार लेना, लेकिन अभिक्रिया याद होनी चाहिए। मैंने पूरे समझाने की कोशिश की है, इसे समझने से कंफ्यूज मत हो जाना। क्लियर है? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है, HNO3 ऑक्सीकारक का काम करता है, कॉपर का क्या होता है, ऑक्सीकरण, HNO3 में क्या होता है, अपचयन। अब 3 कॉपर का ऑक्सीकरण करने के लिए 2 HNO3 बहुत है, बाकी के 6 HNO3 सिर्फ कॉपर आयन के साथ नाइट्रेट आयन देने का काम करते हैं, तो 2 का अपचयन और 6 क्या हो रहे हैं, सीधे आ रहे हैं, ठीक है ना। ये विक्रिया फटाफट उतार लो, एक बार लिख के देख लो, ठीक है ना। इसके बाद अपने किसकी करेंगे, सांद्र के साथ करेंगे, ये तो तनु वाली होगी। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब बात करते हैं सांद्र के साथ। अगर अपन कॉपर की बात करें तो तनु के साथ ये विक्रिया होगी। अब सांद्र की बात करते हैं। देखो सांद्र, वही कॉपर प्लस में HNO3 ऑक्सीकरण होके क्या बनता है, अब क्या अपन ने क्या ले लिया, सांद्र क्यूप्रिक नाइट्रेट CuNO3 की होल ट्वाइस, और प्लस में क्या आएगा,
NO2। ध्यान रखना सिस्टम बदल चुका है, अभिक्रिया भी बदल जाएगी। ठीक है, देखो कॉपर था 0, HNO3 था +5, कॉपर था +2 और NO2 है +4। 0 से 2, 2 की वृद्धि हुई और 5 से 4, 1 की कमी हुई। बराबर करना है, इसको 1 से गुणा करो, उसको 2 से गुणा करो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसको 2 से गुणा कर दिया, इसको किससे गुणा कर दिया, 2 से, सिर्फ 2 से गुणा कर दिया, बैलेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है ना। अब बताओ जी, 2 कमी भी 2, सॉरी वृद्धि भी 2, 2 गुणा 1 2, कमी भी क्या होगी 2। यानी एक कॉपर को 2 HNO3 क्या करेंगे, अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। वहां तो 3 कॉपर को 2 HNO3 थे, यहाँ एक कॉपर को क्या कर रहे हैं, 2 HNO3। क्लियर हो गया। अब बताओ जी, इधर कॉपर के साथ कितने नाइट्रेट आयन जुड़े हुए हैं, 2, यानी हमें 2 नाइट्रेट आयन और चाहिए। तो ये लो जी 2 HNO3 और जोड़ दो, तो 2 + 2 क्या हो गए 4। ध्यान रखना इस 4 में से 2 तो किस काम आते हैं, अपचयन हो जाता है, तो ऑक्सीकारक का काम करते हैं, और 2 क्या करते हैं, नाइट्रेट आयन देने का काम करते हैं। अभिक्रिया बैलेंस होगी। बचा क्या, हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है, 2 और 2 4, टोटल यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, 4 हाइड्रोजन है। तो जल के अणु कितने निकाल दो, 2 प्लस में 2H2। ये लो जी, ये अभिक्रिया याद रखना, क्या आ गया 2H2। क्लियर है। दोबारा सुन लो, तनु HNO3 हो चाहे शानदार HNO3 हो, कॉपर को किस में चेंज कर देते हैं, क्यूप्रिक नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं। तनु HNO3 बनाता है NO, क्या बनाता है NO, और सांद्र बनाता है NO2। क्या बनाता है NO2। ये तनु का प्रोडक्ट है, ये सांद्र का प्रोडक्ट है। ये तनु HNO3 का, ये सांद्र HNO3 का। अभिक्रिया क्लियर है। अब जिंक के साथ करते हैं, सेम का सेम यही। जिंक लो जी, जिंक प्लस में तनु HNO3 उत्पाद। ध्यान रखना जिंक हो चाहे कॉपर हो, जिंक नाइट्रेट बनेगा ही बनेगा, ZnNO3। क्लियर है। अब देखो जिंक प्लस में सांद्र HNO3 क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट। अब सुनो, अगर HNO3 तनु है, उस स्थिति में जो उत्पाद बनता है वो बनता है N2O, और सांद्र है तो NO2। ये NO2 की विक्रिया पीछे पड़ चुके हैं। कॉपर के साथ सांद्र HNO3 ने NO2 बनाया था, जिंक के साथ भी NO2 बनाता है, किसी भी धातु के लिए NO2 बनाता है। लेकिन तनु जो होता है ना, वो कॉपर के साथ तो बनाता है NO, और आपके जिंक के साथ बनाता है N2O। तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। चलो देख लेते हैं, इसको मिटा देता हूं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, ये सिर्फ आपको याद रखना है। तो देखना क्या हुआ, ऑक्सीकरण लिख देता हूं, 0 + 5 + 2 + 1 नाइट्रस ऑक्साइड है, हास्य गैस। क्या है, हास्य गैस। ठीक है ना। तो देखिए 0 से +2, 2 की वृद्धि हुई कि नहीं हुई, और 5 से +1 4 की कमी हुई कि नहीं हुई। बराबर करना है, इसको 2 से गुणा कर दो, उसको किसी से गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, यहां पे भी 2 लगाओ और यहां पे भी 2 लगाओ। 2 Zn +2 में चेंज हो जाएंगे। और 1 मिनट, थोड़ा वापस चलो, 2 मत लगाओ। सुनो, HNO3 +5 था, और बाद में नाइट्रोजन कितना है, +1। कितना है, +1। अरे 2 नाइट्रोजन है, कितने हैं, 2। 1 का +1 है, तो 2 का कितना होगा, +1 और +1 कितना होगा, 2। तो 2 नाइट्रोजन का कितना है, 2, और यहां पे 2 नाइट्रोजन का कितना होगा, 10। ये थोड़ा बैलेंस कर लेना, संख्या जरूरी है बराबर कर लेनी। यहाँ 1 था इसलिए अपने बराबर कर दिया। यहाँ हमारे पास HNO3, हम इसको पहले 2 मानेंगे क्योंकि 2 नाइट्रोजन है, तो इसको पहले से 2 मान लो। क्या मान लो, 2 मान लो। तो 1 का +5 है, तो 2 का कितना हो गया, +10, और ये 2 का कितना हो गया, +2। 10 से 2 कितना हो गया, +8। कितना हो गया, +8। अब बराबर करो, किससे गुणा करोगे, 4 से। किससे करोगे, 4 से। तो ये लो जी, 4 यहां लगा दिया,
4 यहाँ लगा दिया, 2 अपन ने पहले बैलेंस करने के लिए लगा दिया था, ठीक है ना। तो बताइए 4 Zn प्लस 2 में चेंज हो जाएंगे और 2 HNO3 एक N2O में चेंज हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का लेना देना बराबर हो गया कि नहीं हो गया। अब सुनो 4 Zn NO3 ऑल्टोइस बनाओगे तो एक जिंक के साथ 2 नाइट्रेट चाहिए, तो 4 के साथ कितने चाहिए 8, तो ये 8 यहां और जोड़ दो, ठीक है ना, 8 यहां और जोड़ दो, तो टोटल 8 और 2 कितने हो गए 8 और 2 10, कितने हो गए 10, 8 और 2, ध्यान रखना ये 8 जो है ना 8, ये 8 तो सिर्फ क्या करते हैं नाइट्रेट आयन देने का काम करते हैं, और ये 2 क्या करते हैं अपचयन करते हैं। अभी क्रिया को बैलेंस कर दिया। अब हाइड्रोजन कितने बचे 10, तो क्या हो जाएगा 5H2, ये साथ में निकल गया। चलिए इस विक्रिया को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले अपनी की हुई है। दोबारा देख लो Zn प्लस HNO3, ये क्या था 0 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 4, क्या हुआ 0 से प्लस 2, 2 की वृद्धि, 5 से 4 1 की कमी, गुणा 2 कर दो, 2 यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए, और इसके लिए 2 चाहिए तो प्लस में 2 ये, तो यहाँ पे लगा देना 4, 4 में से 2 प्लस 2 है, 2 क्या देते हैं NO3 माइनस, और 2 क्या देते हैं अपचयन का काम करते हैं, और 4 है तो साथ में आ जाएगा 2H2, क्या आ जाएगा 2H2। तो ये लो जी इस विक्रिया को याद रखना। सांद्र HNO3 चाहे कॉपर हो चाहे जिंक हो सेम विक्रिया देता है, तनु HNO3 क्या करता है अलग अलग विक्रिया देता है। तो तुम इस विक्रिया को इतनी वीडियो को कम से कम 3 बार 4 बार जरूर देखना ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि पहले विक्रिया को ऐसे बैलेंस किया जाता है कि ऑक्सीजन ऑप्शन किस प्रकार से हो रहे हैं, ठीक है ना। अब हमें 10 HNO3 चाहिए तो 10 के 10 HNO3 ऑक्सीकारक का काम नहीं कर रहे हैं, 10 HNO3 में सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन किसका काम कर रहे हैं ऑक्सीकारक का, क्योंकि उनका ऑप्शन हो रहा है। बाकी के 8 HNO3 टूट के क्या देते हैं नाइट्रेट आयन देते हैं। कल को तुम ये उत्पाद ना बनाओ और सीधी विक्रिया लिखो तो बहुत बढ़िया रहेगा। सीधी विक्रिया में आपको सीधा क्या करना है Zn का Zn प्लस 2 बनाना है, नाइट्रेट को खत्म ही कर देना है, फिर तुम्हारे लिए 2 HNO3 बहुत है। कितने बहुत है 2 HNO3, यहाँ भी कितने बहुत है 2 HNO3, पीछे की जितने भी विक्रियाएं थी ना लगभग हुए कितने HNO3 चाहिए 2 HNO3, अपना काम चल जाएगा। तो ये लो जी मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन नंबर 15, ठीक है देख लेना दोबारा, कम से कम 2 बार या 3 बार देखना तब जाके विक्रिया समझ में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है ब्राउन रिंग टेस्ट किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 भूरी वलय परीक्षण किसे कहते हैं। देखो जी इतना पार्ट 2 या 3 बार देखना बेटा तभी समझ में आएगा। भूरी वलय परीक्षण 16, भूरी वलय परीक्षण प्रश्न आता है बहुत बार, ध्यान रखना कहीं भी नाइट्रेट आयनों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो क्या कहलाता है भूरी वलय परीक्षण। टाइम देखो क्या हुआ है काफी बड़ा है, ठीक है ना। नाइट्रेट आयनों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए, किसके लिए नाइट्रेट आयनों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है भूरी वलय परीक्षण किया जाता है, ठीक है ना। देखो परीक्षण में क्या होता है समझो, हम एक परख नली लेते हैं टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब में हम वो पदार्थ डाल देंगे जिसमें नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है, भी हमें पता लगाना है कि नाइट्रेट है कि नहीं है, और इस नाइट्रेट आयन के विलयन में हम क्या डालेंगे FeSO4 का जलीय विलयन। भी जिस पदार्थ में नाइट्रेट आयन है उसको ले लिया और इसमें FeSO4 का जलीय विलयन ले लिया और इन दोनों को मिला दिया। जब ये मिल गए, मिलने के बाद इसमें क्या किया जाता है दीवार के सहारे से, इसके दीवार के सहारे से धीरे धीरे बूंद बूंद करके क्या डाला जाता है सांद्र H2SO4, क्या डाला जाता है सांद्र H2SO4। जैसे ये सांद्र H2SO4 बूंद बूंद करके यहाँ आता है और जैसे इसको टच करेगा तो ऊपर जो है ना एक ब्राउन रंग की क्या बन जाता है छल्ला बन जाता है, और इसे क्या कहते हैं भूरी वलय। भूरी वलय ध्यान रखो बहुत ही आराम से, क्योंकि अगर ये मिक्स होगी ना तो पूरा का पूरा विलयन गायब हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये वलय नहीं बनेगी, रंग मिक्स हो जाएगा मटमैला सा, ठीक है। तो वलय बनाने के लिए ये बूंद बूंद दीवार के सहारे से आना चाहिए। तो क्या हुआ जिस पदार्थ में नाइट्रेट आयन है या नहीं है वो इससे पता चलेगा टेस्ट से कि अगर भूरी वलय आती है तो नाइट्रेट आयन है, तो आप वो पदार्थ ले लो, पदार्थ में क्या मिला लो FeSO4 का जलीय विलयन, और मिला के इसके ऊपर सांद्र H2SO4 को क्या करते हैं बूंद बूंद से डालते हैं। जैसे जैसे दीवार के सहारे से बूंद बूंद आके यहाँ टकराता है, इसे टच होता है, टच होते ऊपर क्या बन जाती है ब्राउन रंग की, एक ब्राउन रंग की रिंग बन जाती है जिसे बोलते हैं भूरी वलय परीक्षण। अब भूरी वलय परीक्षण में क्या हुआ वो देखो, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया था
FeSO4 का जलीय विलयन। FeSO4 के जलीय विलयन में क्या होता है? FeSO4 प्लस जल होता है कि नहीं होता? ध्यान रखो, FeSO4 के जलीय विलयन में क्या होता है? FeSO4 प्लस जल। ध्यान रखो, FeSO4 में Fe प्लस 2 और SO4 क्या है? -2 है। ध्यान रखो, Fe+2 धातु आयन है और जल क्या है? लिगेंड है। लिगेंड को जहां भी धातु आयन मिलता है वो क्या बना लेता है? संकुल बना लेता है। तो ये इस रूप में नहीं रहता, ये तुरंत किस रूप में चेंज हो जाएगा? FeH2O6 SO4। ये लो जी, FeSO4 का जलीय विलयन ये वाला संकुल बना लेता है, इस संकुल के रूप में उपस्थित रहता है। देख लो, तो क्या हुआ? हमने लिया था FeSO4 का जलीय विलयन, जिसमें FeSO4 था, जल था, तो Fe आयन तो क्या बन गया? संकुल कौन सा बन गया? FeH2O6, साथ में SO4 है, हटा दो तो क्या हो गया? 2+। ये FeSO4 का जलीय विलयन है। तो FeSO4 का जलीय विलयन लोगे जिसमें ये वाला संकुल यौगिक होगा। अब देखो अभिक्रिया क्या होती है, ऊपर यहां लिखते हैं अभिक्रिया। देखो क्या हुआ, आपने जो विलयन लिया उसमें Fe+2 था, उसमें नाइट्रेट आयन भी था, और जब ये आते हैं किसकी उपस्थिति में? H+ की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? H+, यानी ये वाला सामने H2SO4 क्या देता है? H+। तो Fe+2 तो चेंज हो जाता है किसमें? Fe+3 में। किसमें चेंज हो जाता है बेटा? Fe+3 में। और नाइट्रेट चेंज हो जाता है किसमें? NO में। ध्यान रखना, ये वाली विक्रिया होती है, बैलेंस नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि बैलेंस करने के लिए जैसे तुम अगर करना चाहो तो कर लेना, Fe+2 Fe+3 बन रहा है, नाइट्रेट NO में चेंज हो रहे हैं, और बचे भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन से विक्रिया करके क्या बना लेंगे? जल का निर्माण कर लेंगे। हमें विक्रिया को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही H2SO4 आता है, कौन सा H2SO4 आता है? ये वाला सांद्र। तो ये Fe+2 की कुछ मात्रा को इसमें ऑक्सीकृत कर देता है और नाइट्रेट को NO में चेंज कर देता है, और ये NO जो है ना, ये तुरंत अभिक्रिया करेगा किसके साथ? इसके साथ। कौन है ये? FeH2O6 2+, और कौन जुड़ेगा? NO। ध्यान रखना, ये वाला भी लिगेंड है, ये वाला भी लिगेंड है। जो धातु के साथ जुड़ते हैं ना इलेक्ट्रॉन निगम देके, वो लिगेंड होते हैं। ये नाइट्रोसिल लिगेंड है, ये एक्वा लिगेंड है। तो एक नाइट्रोसिल एक H2O को हटा देगा तो क्या उत्पाद बनेगा? Fe। H2O के 6 थे वो 5 हो गए, और एक जुड़ गया NO, ये लीजिए 2+। और ये जो संकुल होता है ना, ये वाला संकुल, ये होता है गहरा भूरा। तो जैसे ये गहरा भूरा संकुल बना, या जैसे टच किया H2SO4 ने, यहाँ पे गहरा भूरा संकुल बन गया, तो ये ब्राउन रिंग की क्या बन गई? बले, भूरी बले। ठीक है ना? तो यही याद रखना है आपको, इतना ही टेस्ट याद रखना है। FeSO4 का जलीय विलयन किस रूप में रहता है ये तो अलग से देख लेना। होता क्या है, H2SO4 जो आता है वो कुछ Fe+2 को Fe+3 में ऑक्सीकृत कर देता है, कुछ को करता है, पीछे तो बहुत सारे पड़े हैं, तो कुछ Fe+2 को Fe+3 में कर देता है, लेकिन इसके साथ नाइट्रेट किसमें चेंज हो जाता है? नाइट्रोसिल में। किसमें? नाइट्रोसिल में। और ये नाइट्रोसिल जो होता है ना, ये आयरन के जलीय संकुल से विक्रिया करके ये वाला संकुल बना लेगा, जो किसका निर्माण करता है? गहरा भूरा। जो बच्चे संकुल यौगिक चैप्टर पढ़ चुके हैं वो मेरे को इसका नाम लिख के भेजना कि क्या नाम आता है। ठीक है ना? तो ये आपका है ब्राउन रिंग टेस्ट। क्लियर है? नेक्स्ट, पोलोनियम का अर्ध आयुकाल कितना होता है? ये प्रश्न वैसे तो नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी मैंने आपको पेपर में लिखा दिया है। ध्यान रखना, 13.8 दिन पोलोनियम जो होता है ना आपका, पोलोनियम ऑक्सीजन वर्ग में सबसे नीचे जो धातु पाई जाती है, पोलोनियम 16वें वर्ग में सबसे नीचे पाई जाने वाली धातु, ये रेडियो एक्टिव है, और इसका अर्ध आयुकाल होता है 13.8 दिन। 13.8 दिन में ये अपनी प्रारंभिक सांद्रता का क्या रहता है? आधा रहता है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन O2 के रूप में पाया जाता है, जबकि सल्फर S8 के रूप में पाया जाता है। क्यों? ऑक्सीजन आकार में छोटा होने के कारण पी पाई बंध का निर्माण करता है, यानी स्वयं के साथ बहुबंध बना सकता है, इसलिए O2 बना लेता है, जबकि सल्फर स्वयं के साथ बहुबंध नहीं बना सकता, इसलिए S6 या S8 के रूप में पाया जाता है। ये नाइट्रोजन वाले पेपर ने पढ़ा था कि नाइट्रोजन N2 होता है, फास्फोरस P4 होता है। क्यों? वो बड़ी बात होगी। इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ऑक्सीजन गैस के रूप में पाया जाता है, जबकि
सल्फर ठोस अवस्था में पाया जाता है, तो कारण यही है। ऑक्सीजन स्वयं के साथ बहुबंध बना सकता है, सल्फर नहीं बना सकता। H2O द्रव है जबकि H2S गैस है। ये लो जी, H2O द्रव है, H2S गैस है। ये प्रश्न नंबर आपका है 19 नंबर। H2O द्रव है, H2S गैस है। अरे H2O में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। तो हाइड्रोजन बंध पाए जाने के कारण H2O द्रव है, जबकि H2S क्या होती है, गैस होती है। वैसे ऊपर से नीचे आने पर अणुभार बढ़ता है, तो इसकी तुलना में इसका ज्यादा है, इसकी तुलना में इसका ज्यादा है, तो गलनांक उतना भी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बंध के कारण इसका सर्वाधिक होता है। ठीक है ना। बाकी H2O से नीचे H2PO तक बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट, O2 का निर्माण सबसे पहले किसने किया था, ये ध्यान रखो। O2 बहुत इंपॉर्टेंट है। O2, अरे वर्तमान समय में 50-50 हजार रुपए में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, बहुत कमी आई हुई है ऑक्सीजन की। ठीक है ना। तो धन्यवाद दो किसको, किसको, अरे सीले को। किसको, सीले को। सबसे पहले किसने किया था, सीले ने। कब किया था, 1772 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। किससे, मर्क्यूरिक ऑक्साइड से। सबसे पहले सीले ने बनाई थी ऑक्सीजन, किससे, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को लेके जब इसने तोड़ा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का तापीय अपघटन किया, तो मरकरी अलग होगी और ऑक्सीजन मुक्त हुई थी। तो सबसे पहले O2, ध्यान रखना आज के टाइम में मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑक्सीजन। ठीक है ना। पेड़ पौधे बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, लेकिन सबसे पहले बाहर प्रयोगशाला में किसने बनाई थी, सीले ने। किसने बनाई थी, सीले ने, 1772 में। मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ठीक है ना। गंगानगर में 50-50 हजार रुपए में सिलेंडर बिक रहे हैं बेटा। ठीक है, आप भी बढ़ा लो, पानी को तोड़ के बढ़ा सकते हो, आती है बिक्री तुम्हें। ठीक है ना। जल से भी ऑक्सीजन बढ़ा सकते हैं, तो बढ़ाओ, घर पे बढ़ा के देखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। वरना पेड़ पौधे लगाओ, प्रकृति अपने आप बढ़ाएगी। तो सबसे पहले किसने बनाई थी, सीले ने। ठीक है। नेक्स्ट, सामान्य ऑक्साइडों पर टिप्पणी कीजिए। एक प्रश्न और देखते हैं, टाइम क्या हुआ है। हाँ जी, सामान्य ऑक्साइडों पर टिप्पणी कीजिए। सामान्य ऑक्साइडों पर टिप्पणी देख लो। सामान्य ऑक्साइड क्या होते हैं, ढंग से समझ लेना, विद एग्जांपल समझाऊंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। सामान्य ऑक्साइड देखो जी, ये अपनी आवर्त सारणी है छोटी सी। इस आवर्त सारणी में ये लो जी, इतने हैं मेटल, ये है नॉन मेटल, और ये वाला एरिया है मेटेलोइड, मेटेलोइड्स। तो ध्यान रखना, सामान्य ऑक्साइडों में जो शब्द लिख रहा हूं वो देखिए, धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय। कैसे होते हैं, क्षारीय। धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय। उपधातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी। CO, NO, N2O। ये NO कौन बनाता है, कॉपर के साथ तनु HNO3, और ये जिंक के साथ तनु HNO3। ये क्या होते हैं, उदासीन। बताओ जी, ये चार बातें याद रख लोगे क्या। धातुओं के ये वाले ऑक्साइड होते हैं क्षारीय, ये होते हैं अम्लीय, ये होते हैं उभयधर्मी, और ये तीन ऑक्साइड CO, NO और N2O। CO, NO और N2O, ये तीनों क्या होते हैं, उदासीन। क्या होते हैं, उदासीन। ठीक है ना। अब देखो जी, ये सामान्य है, जरूरी नहीं कि हमेशा 100% ये नियम लगे। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, लेकिन सभी धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय हो जरूरी नहीं है। कुछ धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी भी होते हैं। तो यदि अपन उभयधर्मी की बात करें, तो उप धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं कि नहीं होते। इसके अलावा जिंक का ऑक्साइड ZnO धातु का है, लेकिन उभयधर्मी होता है। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 धातु का है, लेकिन क्या होता है, उभयधर्मी होता है। तो ये दो धातुओं के ऑक्साइड है जो उभयधर्मी होते हैं, ये याद रखना। अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, जैसे Cl2O, Cl2O,
Cl2O3, Cl2O7, खूब सारे बनते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं? अम्लीय। धातुओं के ऑक्साइड Na2O, K2O, ये क्या होते हैं? क्षारीय। तो ये बात ध्यान रखना, धातुओं के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय, अधातुओं की अम्लीय, उप धातुओं की उभयधर्मी, कुछ एक धातुओं की भी है, और ये तीन ऑक्साइड जो होते हैं क्या होते हैं? उदासीन। क्लियर है? अब देखो, एक ही तत्व का अगर ऑक्सीकरण अंक बढ़ता है, ऑक्सीकरण क्या होता है? बढ़ता है, तो अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाती है। ये बात ध्यान रखना, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न ऑक्साइडों को ले लेना, तो ऑक्सीकरण बढ़ने पर अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाएगी। ठीक है ना? जैसे जैसे MnO, MnO2, Mn2O3, MnO, Mn2O3, MnO2, MnO4-, ये लो जी। MnO में मैग्नीज +2 है, Mn2O3 में +3 है, MnO2 में +4 है, और इसमें +7 है। तो ये तीनों के चारों ऑक्साइड क्या है? Mn के है कि नहीं? मैग्नीज के है। तो इसकी प्रकृति क्षारीय है, फिर उभयधर्मी होती है, और उसके बाद क्या होती है? अम्लीय। MnO4- धातु का ऑक्साइड है, लेकिन फिर भी क्या है? अम्लीय। तो क्या होता है? ऑक्सीकरणांक बढ़ने पर अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाती है। CO2 +2 +4, CO उदासीन होता है, CO2 क्या होता है? अम्लीय होता है। तो एक ही तत्व के भिन्न भिन्न ऑक्साइडों की बात करें तो ऑक्सीकरण बढ़ने पर अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी। धातुओं के क्या है? क्षारीय, अधातुओं के अम्लीय, उपधातुओं के उभयधर्मी, इनके क्या होते हैं? उदासीन। और एक ही तत्व के भिन्न भिन्न ऑक्साइडों में जैसे जैसे ऑक्सीकरण बढ़ेगा, वैसे वैसे कौन सी प्रकृति बढ़ती जाती है? अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाती है। अब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलोगे तो अधातु आ रहे, धातु कम हो रहे हैं, तो बाएं से दाएं चलने पर अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, ऊपर से नीचे आने पर क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। ठीक है ना? यहाँ इस वर्ग की बात करो, ऊपर है धातु है, नीचे धातु है, तो इनकी अम्लीय, इनकी क्षारीय है। तो बस यहां से ध्यान रखना, किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलोगे, ये दो लाइनें याद रख लेना, आवर्त में बाएं से दाएं कौन सी प्रकृति बढ़ेगी? अम्लीय प्रकृति। और वर्ग में ऊपर से नीचे कौन सी प्रकृति बढ़ती है? क्षारीय। एक ही वर्ग के खूब सारे ऑक्साइड दे रखे तो नीचे वाले ज्यादा क्षारीय होंगे, ऊपर वाले कम होंगे। और एक ही आवर्त के खूब सारे ऑक्साइड है तो पहले वाले क्षारीय होंगे, बाद वाले क्या होंगे? अम्लीय, बीच वाले क्या होंगे? उभयधर्मी होंगे। ठीक है ना? बस इतना याद रखना, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आता तुम्हारे पूरे पी ब्लॉक में, पूरे कंपटीशन में ऑक्साइडों में इससे बाहर कुछ नहीं आता। क्लियर है? देख लो। ठीक है ना? तो ये अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 21वां क्वेश्चन नंबर हो गया। देख लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं देखेंगे आज क्योंकि 38 मिनट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ओजोन का संरचना और मात्रात्मक आकलन पे टिप्पणी, तो वो कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। ध्यान रखो, हाथ धो, वो भले नौकरी से हो चाहे सैलरी से हो, लेकिन हाथ धोते रहो। क्लियर है? किस लिए? नौकरी से हाथ धोना है तो धो, सैलरी से धोना है तो धो, साबुन से धो, किसी से धो, लेकिन जान से हाथ नहीं धोना है, क्योंकि जान है तो जहान है। ओके, बाय।